अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुझसे किसी ने पूछा कि ईरान युद्ध में भारत कहां खड़ा है। भारत के विषय में किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। इजराइल और भारत का लक्ष्य एक ही है। इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनना है और भारत को अखंड भारत बनना है। ईरान जैसे आतंकवादी राष्ट्र यदि गिरेंगे तभी भारत को पाकिस्तान को परास्त करने का अवसर मिलेगा। ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका तो बिना युद्ध के ही अखंड भारत बनेंगे। हमारा मुख्य लक्ष्य पाकिस्तान है और ईरान के विनाश के बिना ये लक्ष्य वास्तविकता नहीं बन सकता। भाड़ में जाए जनता, भाड़ में जाए जनता के मुद्दे। ये वीडियो देखिए, आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। की हालत में हमारी सरकार बनाना है, चाहे रुपए का ढेर लगाना पड़े या किसी को मारना पड़े, चाहे दिल्ली में बम कांड करना पड़े, हमें हमारी सरकार बनाना है। हमें कोई मतलब नहीं है किसी से, हमें जीतना है किसी भी हालत में। भाड़ में जाए जनता के मुद्दे, भाड़ में जाए वो माताएं बहने, भाग में जाए वो युवा और भाड़ में लखनऊ में जिस जगह पर 15 बच्चे झुलस कर मर गए, क्या आप जानते हैं कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास से केवल 8 किलोमीटर दूर है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा जहां कानून बनता है, जहां सत्ता बैठती है, व्यवस्था का सबसे बड़ा दावा होता है, वहां से केवल 7 किलोमीटर दूर। थाना बगल में था, चंद मिनट की दूरी, लेकिन इसके बावजूद 22 जून 2026 को सागर नीलेश जलकर मर जाते हैं। ये वो बच्चे थे जो 18 से 22-24 साल के थे। कोई बाथरूम में छिप कर मर जाता है, कोई गीली चादर ओढ़कर मर जाता है, कोई खिड़कियों से कूदते वक्त मर जाता है, कोई सीढ़ियों पर फंस कर मर जाता है। किसी को पाइप से लटक कर मरते देखा तो कोई बंद कमरों में जिंदा घुट कर मर गए। और सबसे डरावनी बात जानते क्या है? ये बच्चे किसी अंधेरे कोने में चोरी छिपे चलती किसी जगह पर नहीं मरे, ये बच्चे सबके सामने मरे। लखनऊ शहर के एक महंगे इलाके में मरे, सत्ता की नाक के ठीक नीचे मरे। क्योंकि जिस इमारत में बच्चे बैठे थे वो कागजों में सिर्फ रहने का मकान थी, उसे चुपचाप दुकान और कोचिंग में तब्दील कर दिया गया। न वहाँ आग बुझाने के इंतजाम थे, न निकलने का रास्ता था। और ये सब कुछ साल 2 साल से नहीं, पिछले 12 सालों से चल रहा था। इसीलिए इन्हें किसी एक मुजरिम ने नहीं मारा, इन्हें एक पूरी सोई हुई व्यवस्था ने मारा, और ये बहुत डराता है। पहले इस हरामखोर मीडिया का सुनो। इस इमारत में आग लगी, उसी में दूसरी मंजिल पर कोचिंग सेंटर है। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। झूठ बोलो। क्रेन की मदद से बिल्डिंग पर लगातार पानी का छिड़काव किया गया। बिल्डिंग के पीछे की दीवार तोड़कर अब रियलिटी देखो। कुत्ते हैं, सारे के सारे कुत्ते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा लड़कों को गिरते हुए, मरते हुए, पूरा रूह कांप रहा था। एक के बाद राजनाथ सिंह आ रहा है, अब मरने के बाद योगी जी आ रहे, क्या कर लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे। और जिस समय घटना हो रही है उस समय किसी मंच में आप जाकर के भाषण दे रहे हो। हम आपको इसलिए चुनते कि आप भाषण दो, कोई नहीं। फोन मिलाते समय हाथ कांप रहा था कि एम्बुलेंस को बुलाओ, फोन मिला, हाथ कांप रहा था। घंटों बाद लोग पहुंचे, पुलिस नहीं पहुंची है, एम्बुलेंस की तो बात ही छोड़िए आप। कोई नहीं। अरे हम मरने के लिए बने हैं। कभी हम गड्ढे में गिर के मर रहे हैं, कभी हम नीट के पेपर में आत्महत्या कर रहे हैं, कभी हम लाइब्रेरी में जल के मर रहे हैं। तुम भोसड़ी वाले किस लिए बने हो? किस लिए हो तुम? सिर्फ हिंदू मुसलमान और फलाना ढिमाका करने के लिए? मरने वाले का कोई जाति धर्म देखने आ रहा है? चंपत राय जी इस जमीन को खरीदने के नाम पे कितना बड़ा घोटाला करते हैं, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। ये जमीन, इसकी जो मालियत है वो मालियत है 2,92,00,000। ये साफ तौर पे लिखा हुआ है, 2,92,00,000 की मालियत की जमीन। अब आप कहेंगे वही जमीन है? जी हाँ, बिल्कुल वही जमीन है। उस जमीन को चंपत राय चंदा चोर खरीदता है, सारी इंतहा पार कर गए। 2,92,00,000 की जमीन चंपत राय ने खरीदा है 24 करोड़ रुपए। ये हो रहा है प्रभु श्री राम के चंदे के नाम पर। कुछ अंधभक्तों को लगता था कि ये लोग बड़े ईमानदार हैं। कुछ अंधभक्तों को इनकी ईमानदारी पे बड़ा भरोसा था। वो अंधभक्त जान लें, जिन्होंने राम को नहीं छोड़ा वो राष्ट्र को क्या छोड़े। तो मैं पूरे देश से अपील करना चाहता हूँ, सब लोगों को ये धर्म युद्ध है, सब लोगों को उठना पड़ेगा, सब लोगों को खड़ा होना पड़ेगा और सब लोगों को ये धर्म युद्ध की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज मैं तो कसम खा के आया हूँ भगवान राम के मंदिर कि जब तक इन राक्षसों को फांसी पे नहीं चढ़वा दूंगा मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। भारत में एक घटना हुई, राम मंदिर दान पात्र की चोरी की। कुछ कहा नहीं तो लोगों ने, पूरे भारत ने चलाया। बागेश्वर बाबा मौन है, चुप है, कुछ कह नहीं रहा, वाईफाई फेल है।
कुछ बोल ही नहीं रहा। अब क्या बोले, जिन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा वो हमको क्या खाक छोड़। बात तो सही है। भारत का कानून तो ऐसा ही, मकड़ी की जाले की तरह, भारी चीज निकल जाती है, छोटी फंस जाती है। क्या बात है सर, क्या बात बोल तो दिया, पर्ची नहीं खोली। तुम तो जानते हो बाबा बकबक क्यों करते। पर्ची खोलो, नाम बताओ, किसका नाम है, नाम बताओ। अब हमने यदि नाम बता ही दिया तो वो हमको निपटा देगा, खत्म। आज नहीं तो कल निपटा देगा, तो हम दूसरों के नाम ही नहीं बता पाएंगे। पक्का है तो स्वाभाविक है, इसलिए फायदा इसी में है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 3 जुलाई 2026 है, जुमा का दिन है। इस वक्त 9:06 हुए हैं और आज की ये पहली वीडियो है। मेरे दोस्तों, आज मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूँ, कुछ बातें समझाना चाहता हूँ, होशियार रहने के लिए कि आप अपने आप को बिल्कुल चौकन्ना रखें कि देश में क्या होने जा रहा है। और ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि विलन जो है बहुत कुछ दांव पेच लड़ाता है, बहुत कुछ करता है, बहुत ताकतवर होता है। इसीलिए वो जुल्म पे जुल्म करते चले जाता है कि मैं बड़ा ताकतवर हूँ, अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं। वैसे भी हिंदुस्तान की सरकार की बात के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान की सरकार अब तमाम लोगों को कुचलते हुए आ गई है और अब स्टूडेंट को, हिंदुस्तान की नौजवान पीढ़ी को, जेन्स को जिसे बोलते हैं जेन्स, और स्टूडेंट पावर को, नौजवान पीढ़ी को अब वो कुचलने की तैयारी कर रही है। ये नौजवान पीढ़ी, स्टूडेंट पावर अब हिंदुस्तान की हुकूमत के सामने आखिरी ताकत है। वो उनकी सोच से कि ये आखिरी ताकत है, इसको भी हम कुचल देंगे तो हमारे सामने सीना तान के खड़ा होने वाला कोई नहीं है। मेरे दोस्तों, आपने सुना होगा कि अभी अभी मंत्रालय से एक ऑर्डर जारी हुआ है कि यदि आपके पास पासपोर्ट है तो वो सिटीजनशिप के लिए काफ़ी नहीं है। आपका पासपोर्ट सिटीजनशिप साबित नहीं करता, आपका पासपोर्ट नागरिकता के लिए काफ़ी नहीं है, नागरिकता साबित नहीं करती है। ठीक है भाई, तो नागरिकता साबित क्या करती है मेरे दोस्तों? ना तो आपका राशन कार्ड नागरिकता साबित करता है, ना आधार कार्ड, ना पैन कार्ड, और ना ही वोटिंग कार्ड, और इस तरह के जो भी कार्ड है, कोई भी कार्ड आपकी नागरिकता के लिए काफी नहीं है। मैं जब से पैदा हुआ हूं आज तक भारत में तकरीबन मेरी आईडी के हिसाब से 1968 में पैदा हुआ मैं, 1968। तो जब से होश संभाला आज तक मैंने सुना ही नहीं कि भारत में कोई ऐसी भी चीज है जिसको पेश करने से आपकी नागरिकता साबित हो जाएगी। बहरहाल, अभी तो हर चीज के बारे में कहा जा रहा है, नागरिकता के लिए ये चीज काफी नहीं, वो चीज काफी नहीं। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। मैं बोलना ये चाहता हूं, अहम पैगाम ये देना चाहता हूं, अवाम को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जब चींटी के पर निकल आते हैं तो समझ लेना चाहिए कि वो अपनी मौत के करीब आ पहुंचा है। चींटी के पर निकल आए, इसका मतलब ये नहीं कि वो ये समझ बैठे कि देखो जो चींटियां यानी एक भी और बहुसंख्यक भी, तमाम किस्म की चींटियां जो इसके पर निकल आए हैं, वो समझ रहा होगा कि उस चींटी समझ रही होगी कि मैं हवा में उड़ रहा हूं। अब हवा में उड़ रहा तो मुझसे बड़ा ताकतवर अब कोई नहीं। अब मैं उड़कर आसमान पर जाके बैठ जाऊंगा और वहां से सबको मारूंगा, सबको खाऊंगा, सबको चुनूंगा, सबको देखूंगा, ये लेकिन इससे चींटी को ये नहीं मालूम कि दरअसल उसका पंख निकल आना इस बात की दलील है, सबूत है। तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। एविडेंस है कि वो अब अपने मौत के करीब आ पहुंची है चींटी। जब मौत करीब आ जाती है, मरने की ये निशानी है कि उसके पर निकल आए हैं। तो इसी तरह यही मिसाल है चींटी की तरह हिंदुस्तान की सरकार की, कि हिंदुस्तान की सरकार का अब आखिरी वक्त आ गया है। आखिरी वक्त आ गया है सरकार का, इसीलिए उनके पर निकल आए हैं। ना राशन कार्ड नागरिकता का सबूत है, ना आधार कार्ड, ना पैन कार्ड, ना वोटिंग कार्ड, और ना ही पासपोर्ट। जन्म तिथि तो हर भारतीय नागरिक के पास हो ही नहीं सकता। अगर है
100% लोगों के पास है तो वो झूठ है, झूठे दस्तावेज है। क्यों? अभी हमारे देश को आजाद हुए 100 साल भी नहीं बीते, 100 साल भी नहीं बीते। और जब 100 साल से पहले, अभी 80-85 साल हुए शायद, तो 80 साल पहले जब हमारा देश गुलाम था, 1947 में आजाद हुआ, उससे पहले अंग्रेजों का गुलाम 200 साल, उससे पहले 800 साल मुगल आजम सलीम अनारकली अपने गुल खिलाते रहे। तो हमारे देश में तो कोई नागरिकता ही नहीं थी। 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ तो पूरे देश में जो लोग जहां भी बिखरे हुए थे भारत में आए, रहने लगे। यहां पर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने में, मुगल आजम के ज़माने में हिंदुस्तान बड़ा था, लोग तितर बितर थे। अब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी अलग हो गया है, हिंदुस्तान में लोग अपने हिंदुस्तानी रह रहे हैं। तो उस वक्त का एक छोटी मिसाल दूंगा, मोटी बात बताऊंगा कि बहुत ज़्यादातर लोग गरीब थे, जिनके यहाँ जब कोई बच्चा पैदा होता था, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, तो ज़्यादातर बच्चे जो शहर में नहीं थे, गांव में थे, वो गांव में ही पैदा होते थे, किसी हॉस्पिटल में नहीं पैदा होते थे। गांव में चंद औरतों के सहारे से वो बच्चा पैदा होते थे, वहां कोई सर्टिफिकेट नहीं बनता था। जो बच्चे अब ये 2000 से, तो मैं समझता हूं कि जरूरी हो गया है, हर जगह अब सर्टिफिकेट लगता है। स्कूल में एडमिशन कराने जाओ तो स्कूल में बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। जब ये डिमांड होने लगा तो लोग बर्थ सर्टिफिकेट बनाने लगे। बर्थ सर्टिफिकेट बनाने से पहले, ये दिनों से पहले, तकरीबन 1947 के बाद और उसके बाद, उसके थोड़ा और बाद, कोई सर्टिफिकेट नहीं बनाता था, बर्थ सर्टिफिकेट। और इस चीज का फायदा उठा करके हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ये कानून पे कानून बनाए जा रही है कि पासपोर्ट नागरिकता के सबूत नहीं है, राशन कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, ये कोई चीज नागरिकता के सबूत नहीं है। तो फिर है क्या? दरअसल खुलकर बोलना चाहता हूं, दरअसल धीरे धीरे ये वो जो मकसद से, जिस षड्यंत्र से, जिस प्लान से हिंदुस्तान की हुकूमत ने अंग्रेजों के कहने से एनआरसी, सीए लागू किया था, उसके पीछे जो राज था, उसके पीछे जो प्लान था, उसी प्लान को अब उजागर करने के लिए ये फिर से उन्होंने कमेंट किया है कि पासपोर्ट और इत्यादि दूसरी चीजें जो है ये नागरिकता के लिए काफी नहीं है। क्योंकि अब एनआरसी के तहत, सीए के तहत सारे लोगों को गुलाम बनाया जाएगा। मैं एनआरसी और सीए के बारे में पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन आज भी बताऊंगा अगली वीडियो में, और इस वीडियो में भी थोड़ा अगर बता दूं तो अच्छा है। मैं समझता हूं कि ये वीडियो में बता दूं आज थोड़ा तो अच्छा रहेगा। ये इसीलिए है क्योंकि अब हिंदुस्तान की सरकार जो है, बिहार की सरकार को कुचल करके अपनी सरकार बना ली है, बंगाल की सरकार को कुचल के अपनी सरकार बना ली है, यूपी, बिहार, बंगाल और 20, 21, 22 स्टेट में, उत्तराखंड में, और यानी 20, 21, 22 राज्य में बीजेपी की सरकार है। अब वो पूरी तरह से मजबूत हो चुकी है। अब सरकार के सामने एक ही बड़ी ताकत है जो सरकार के सामने खड़ी हो सकती है, वो है स्टूडेंट पावर, नौजवान पीढ़ी की ताकत। लेकिन सरकार को पता है कि ये स्टूडेंट पावर बहुत बड़ी ताकत होती है। जेन्स जिसे बोलते हैं, न्यू जनरेशन, क्या बोलते हैं उसको ठीक से मैं बयान नहीं कर सकता। नौजवानों की जो नई जनरेशन है, जब ये नौजवान खड़े हो जाएंगे हुकूमत के सामने तो हुकूमत का तख्ता पलट सकते हैं। इसके लिए उन्होंने नौजवान को तोड़ने के लिए, स्टूडेंट पावर को तोड़ने के लिए उन्होंने खान सर और रोहन सर को और सीजेपी पार्टी को इस्तेमाल किया है। और इसी के बीच में एक ऐसा षड्यंत्र है जिससे कि नौजवान पार्टियों की ताकत खत्म कर दी जाएगी, स्टूडेंट पावर को तोड़ मरोड़ के खत्म कर दिया जाएगा। तो अब उनके सामने कोई ऐसी ताकत नहीं जो भारत सरकार के खिलाफ खड़ी हो सके। इसीलिए अब बेखौफ होकर के सरकार ने ये अनाउंस कर दिया है
कि पासपोर्ट आपकी सिटीजनशिप के लिए काफी नहीं है। मेरे दोस्तों, पूरी ताकत में आने के बाद जब सरकार समझ गई कि अब हम पूरी ताकत में हैं, अब कोई भी हमारे सामने सीना तान के खड़ा नहीं हो सकता है, तो उन्होंने ये फतवा दे दिया है, ये ऐलान कर दिया है कि पासपोर्ट आपके सिटीजनशिप के लिए काफ़ी नहीं है। सिटीजनशिप के लिए पासपोर्ट कोई वैल्यू नहीं रखता, क्योंकि अब सरकार जो है अपने उसी मुद्दे, पुराने मुद्दे पर लौट कर आ रही है जिस मुद्दे पर वो सरकार ने पहले एनआरसी सीए लागू की थी, जिस मुद्दे पर सरकार ने किसानों की जमीन छीनने के लिए किसान आंदोलन जो हुआ था, कृषि कानून शायद कोई था, वो लागू किया गया था। बहरहाल एनआरसी और कृषि कानून सीए ये सब क्या है? ये सारे कानून इसलिए बनाए गए थे, इसके पीछे जो षड्यंत्र था, इसी कानून का दुरुपयोग करके सरकार तमाम लोगों के घरों और दुकानों और खेत खलियानों को सब जब्त कर लेती और लोगों को गुलाम बना लेती और लोगों को गुलाम बनाकर कैद कर लेती, उनसे गुलामी करवाती, जितना चाहती उतना तनख्वाह देती और जो काम चाहती वो काम लेती। कोई भी आदमी अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता और लोगों के घरों की बहन बेटियों को कैद कर लिया जाता, उनको बाजार में बिठाकर रंडी बना दिया जाता, उनको धंधे पे लगाया जाता, उनको बाजार में बनाया जाता। एल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी का जो कानून है वो लागू किया जाएगा। इसी हिसाब से, इसी कानून के लिए एनआरसी सीए और कृषि कानून और कानून पे कानून भारत में लगाया जा रहा है, ताकि एल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी का कानून आसानी से भारत में लगाया जा सके। एनआरसी सीए क्या था? एनआरसी एक जो सिटीजनशिप नहीं पाता उसको देश से निकाला जाता। सिटीजनशिप उसको नहीं मिलता, चाहे वो कुछ भी कर लेता, जिसको सरकार निकालना चाहती थी। पहले मुसलमानों को निकालते, उसके पीछे पिछड़ी जात के हिंदुओं को निकालते, फिर उसके बाद हिंदुओं की बड़ी जात को निकालते। सबके लिए था ये, लेकिन सब ये सोचेंगे कि मेरे पास तो पेपर है, जमीन का है, ये है, बर्थ सर्टिफिकेट है, सब है, लेकिन फिर भी उनको निकाल दिया जाता। क्यों? धीरे धीरे एक एक को निकाला जाता, एक को रखा जाता, एक को निकाला जाता, एक को रखा जाता। जिसको निकाल दिया जाता उसको फुल फाइनल में डाल दिया जाता, जिसको भी नहीं निकाला गया है फिर से बाद में उनकी कानून लगा के उनको जांच की जाती, फिर से उनको निकाला जाएगा, छांटा जाएगा, क्योंकि डिवाइड एंड रूल इस्तेमाल करना है। सबको एक साथ निकालेंगे तो फिर बवाल हो जाएगा, सरकार के सामने लोग खड़े हो जाएंगे। इसके लिए डिवाइड एंड रूल, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा एनआरसी के तहत जो बाहर निकलेंगे उनको देश से निकाला जाएगा, लेकिन देश में ही रखा जाएगा डिटेंशन कैंप में। अभी धीरे धीरे सबका फैसला होने दो, सबका फैसला होने दो। फिर लोगों को कहा जाएगा जिनको एनआरसी के जरिए निकाल दिया गया है, आप सीए का फॉर्म भर दो, आपको नेशनलिटी मिल जाएगी। तो वो सीए का फॉर्म भर देंगे। अभी क्या करेंगे, दाल गिर गई तो रूखा सूखा ही अच्छा लगता है तो वो सीए का फॉर्म भरेंगे, उसमें लिखना पड़ेगा आप अफगानिस्तान के हो, आप पाकिस्तान के हो, आप बांग्लादेश के पीड़ित हो, लिहाजा हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से हमें रिक्वेस्ट है कि हमको भारत की सिटीजनशिप दे दी जाए। वो भारतीय है, वो हिंदुस्तानी है, लेकिन फिर भी उससे ऐसा लिखवाया जाएगा, एफिडेविट बनवाया जाएगा, एफिडेविट बनवाया जाएगा। उसमें लिखवाया जाएगा कि आप लिख के दो कि मैं भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बांग्लादेश का पीड़ित हूं, लिहाजा रिक्वेस्ट भारत सरकार से कि हमको सिटीजनशिप दी जाए। तो भारत सरकार दे देगी आपको, शुरू में थोड़ा देगी, बाद में एक छोटा सा घर देगी, बोले इसमें रहो और काम करो। बाद में धीरे धीरे जिनको नागरिकता है उनको भी कैंसिल करके सीए के जरिए लाया जाएगा। उसके बाद जो उन्होंने कानून बनाया था, उसके बाद सबको गुलाम बना लिया जाएगा। चलो खेत में काम करो, चलो कंपनी में काम करो, चलो ड्राइविंग का काम करो, चलो ये काम करो, हम इतना पगार देंगे, इतना पगार देंगे, इसी में गुजारा करो। नहीं, ये काम हम नहीं करेंगे, इतना तनख्वाह में हम काम नहीं करेंगे, चुप।
सीए के जरिए हिंदुस्तान में आया है, तू अफगानिस्तानी है, तू पाकिस्तानी है, तू बांग्लादेशी है। ये देख तेरा लिखा हुआ पेपर, तेरा साइन किया हुआ एफिडेविट, मैंने तुझे नागरिकता दी और तू मुझे आग दिखा रहा है। साले हम जितना चाहेंगे उतना तनख्वाह देंगे, हम जो कहेंगे वो काम तुझे करना पड़ेगा। ये जाल में फंसा दिया जाएगा लोगों को। वो हैं हिंदुस्तानी, लेकिन सीए का एफिडेविट बनवा करके उनको गुलाम बना लिया जाएगा, फिर उनको तमाचा मार के अंदर किया जाएगा, उनकी बहन बेटियों को घसीट कर बाजार में बिठाया जाएगा। कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ये षड्यंत्र है। इसके बारे में डिटेल में फिर कभी फेस टू फेस बात करेंगे। अगर सरकार के अंदर दम है तो जब भी हिंदुस्तान आऊंगा मुझसे बात करें। डरने वाला नहीं हूं मैं। एनआरसी के वक्त काफी मुजाहमत का सामना करना पड़ा। सरकार को सामने बड़ी मुसीबत आ गई, नहीं लागू कर सके क्योंकि पूरे देश में उनकी सरकार नहीं थी, पूरा देश के लोगों को अपने कंट्रोल में नहीं किए हुए थे। अब बिहार, बंगाल, यूपी और पूरे 21-22 डिस्ट्रिक्ट में पूरी तरह से भारत बीजेपी की सरकार है, तो अब ताकत में आ गए हैं। तो अब पासपोर्ट भी अब आपके लिए नागरिकता का सबूत नहीं है, और भी जो कुछ भी है आपके पास वो भी नागरिकता का सबूत नहीं है। यहां तक कि मेरा दावा है कि अनकरीब अगर यही सिलसिला रहा भारतीय जनता पार्टी का तो वो खुल्लम खुल्ला ऐलान कर देंगे, जो हम कहते हैं वो करो, नहीं तो तुमको गोली मार दिया जाएगा, तुमको जेल में डाल दिया जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब खुलकर कहता हूं कि गुलामी करो और अपनी बहन बेटियों को बाजार में बिठाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। क्या करोगे? नहीं तो भाग जाओ, इस देश से निकल जाओ। क्या करोगे? फौज उनके कंट्रोल में होगी, पुलिस उनके कंट्रोल में होगी, और वो गद्दार नेता के सर पे, कांधे पर अंग्रेजों का हाथ होगा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल का हाथ होगा। बात समझ में आई? हाँ। धीरे धीरे शिकंजा जकड़ लेंगे। ये पूरी वीडियो, पहली पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसीलिए आपने सुना होगा, देखा होगा वीडियो में, जब बिहार में इलेक्शन हुआ था तो कचड़े में, वहां बिहार में कहते ना घूर पर पड़ी हुई थी, वो ईवीएम मशीन की जो चिट्ठी, वो जो लोगों ने वोट दिया था, वो सब कैंसिल करके, रद्द करके कचड़े के कूड़े में फेंक दिया गया, और ईवीएम से धांधली करके बीजेपी सरकार को मजबूत कर दिया गया। ठीक इसी तरह बंगाल में भी ईवीएम मशीन के धांधली से बीजेपी सरकार को मजबूत कर दिया गया, और ईवीएम मशीन का जो लोगों ने जो वोट दिया था उन तमाम रसीदों को जमा करके एक बिल्डिंग में रख करके उन तमाम रसीदों को अंगार लगा दिया गया, पूरी बिल्डिंग जला दिया गया। आपने देखा होगा बंगाल में पूरी बिल्डिंग जला दी गई है ना। आखिर ये क्यों? जरूर कोई मकसद है ना, जरूर कोई षड्यंत्र है ना। हाँ, ये आप 3 चीज मैं बताऊंगा आज की 4 वीडियो में। 3 चीज बराबर देखिए। नंबर 1, भारत में अब सभी ताकत को बीजेपी कुचल कर आगे बढ़ चुकी है। अब केवल एक ही ताकत रह गई है, स्टूडेंट पावर। स्टूडेंट पावर को तोड़ने के लिए, कुचलने के लिए, वो स्टूडेंट को जिंदा भी जला सकती है। अभी कहीं दिल्ली में, लखनऊ में कहीं स्टूडेंट के उसमें यूनिवर्सिटी, उसमें जहां वो पढ़ते थे, वहां आग लगा दी गई। कहा जाता है कि वो कंप्रेसर फट गया और आग लग गई, बहुत सारे लोग मर गए, लेकिन वहां पर एम्बुलेंस भी नहीं भेजी गई और वो आग बुझाने वाली मशीनें भी नहीं गई, कोई आग बुझाने के लिए भी नहीं गया। सरकार ने सबको रोक दिया। अब रोक दिया, क्या सबूत है? मेरे पास कोई सबूत नहीं है। लोगों ने कहा कि ना एम्बुलेंस आई, ना वो आग बुझाने वाली कोई गाड़ी आई, ना कोई नेता आया, जब तक के वो जल रहे थे, मर रहे थे। जब सब कुछ जल के मर के खत्म हो गए, फिर पुलिस भी आई, नेता भी आई, एम्बुलेंस भी आई, सब आ गए। फिर आग बुझाने वाली गाड़ी भी आ गई होगी। एक वीडियो है, मैं डाल दूंगा, वो बंदा क्या कह रहा है, देश का गोदी मीडिया क्या कह रहा है और देश, वहां के नौजवान पीढ़ी क्या कह रही है। दोनों सुनो आप।
हो सकता है कि उन्होंने झूठ खुलासा किया हो कि कंप्रेसर फट गया है, वो जानबूझकर आग लगवाई हो, या जब सुना उन्होंने कि आग लग गई तो जानबूझकर किसी को नहीं भेजा होगा, मना कर दिया होगा, आग बुझाने मत जाओ, पुलिस मत जाओ, वहां मदद करने के लिए मत जाओ, जल्ले मरने दो, नौजवान पीढ़ी को ताकत को खत्म करना है। इसीलिए तो खान सर और रोशन सर को इस्तेमाल करके स्टूडेंट में दो ग्रोह पैदा किया गया, हिंदू मुसलमान, फैजल खान सर और रोशन सर। इसको बहुत अच्छी तरह से समझना, यह बहुत खतरनाक साजिश है। और जो सीजेपी है, कॉकरोच जनता पार्टी, इसको भी बहुत बड़ा शरीफ मत समझना। यह बंदा अमेरिका से आया है, और अमेरिका से आया है तो बहुत होशियारी से फूक फूक कर कदम रखना। नौजवान को कह रहा हूं, नौजवान पीढ़ी को, यह देश तुम्हारा है, इस देश को बर्बाद न करना, किसी पर भरोसा न करना। इस देश में केवल एक ही सरकार गलती नहीं कर रही है कि किसी ने नीट को लीक कर दिया तो चलो बस वो इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, दूसरी और कोई बात नहीं ना। अगली वीडियो में बताऊंगा, वो नीट भी है, बुलडोजर भी है, स्टूडेंट पावर को आपस में लड़ा के मारना भी है, सारे हिंदुस्तान के लोगों को गुलाम बना करके पूरे हिंदुस्तान की औरतों को बाजार में रंडी बनाकर बिठाना भी है। ये तमाम चीजों की मुखालफत करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आखिर सरकार ने क्यों कहा पासपोर्ट आपकी नागरिकता के लिए काफी नहीं है, जबकि वो राज्य की तरफ से दिया जाता है, भारत सरकार की तरफ से दिया जाता है, मान्यता प्रूफ दिया जाता है। अगली वीडियो में आपको बताते हैं, क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस भी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्देलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्देलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।